बता रही हूँ 3, 2, 1 क्यों? जल्दी बताओ आंसर, रीजन। आपका रिवीजन होगा इसलिए। फर्स्ट वाले में कंजुगेशन है केवल किसके साथ? कार्बन के साथ। दूसरे में ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब कंजुगेट होगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगा रहा है और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर। और थर्ड वाले में मोर कंजुगेशन। बेटा सेकंड का आंसर बोलो। गिवन इन सी ऑप्शन। सेकंड में ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा स्टेबल 2, 3, 1 गिवन इन ऑप्शन 1 बी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बी, सी, डी। अब ठीक है, अब आ रही क्या मेरी आवाज? अब आ रही होगी इनको? आ रही है क्या घर बैठे इनको आवाज? एक बार यस और नो में बोले। आ रही है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। क्या था होमवर्क में? डीपीपी नंबर 87। चलिए ठीक है, आ जाते हैं फिर डीपीपी नंबर 87 में। चलिए भाई, डीपीपी नंबर 87। फर्स्ट में डी, सेकंड में ए बी। चलो इसमें पूछो क्या क्या पूछना है डीपीपी नंबर 87 में। क्वेश्चन बता दो पहले कौन कौन से पूछने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है, एक क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है, 7 भी पूछना है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले इन 3 क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछना चाहते हैं डीपीपी नंबर 7 में? 3 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए, 179 179 तो मैंने लिख दी। इसके अलावा कोई हो तो बोले। नहीं है, यही 3 है, 179। चल तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अपने पास क्या है? 11th डीपीपी B10 क्वेश्चन नंबर 3। 7 हमारे पास क्या है? 11th डीपीपी A9 क्वेश्चन नंबर 8। और 9 हमारे पास क्या है? 11th डीपीपी C1 क्वेश्चन नंबर 7। नहीं बढ़िया तो कुछ भी नहीं ना, वो तो जो एक बार करके भूल गया तो दोबारा भी भूलना है, परेशान क्यों होना है? तो ऐसे कह रहा जाए तो इसके बाद तुझे याद रह जाएंगे यूं ही, तो थोड़े दिन बाद फिर भूलेगा। गारंटी मेरे से लिख के ले ले। है ना? तो ये तीनों सवाल मैंने लिख दिए हैं, कौन सा कहाँ आया, कौन सा कहाँ आया, कौन सा कहाँ आया। फिर भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो फिर, और क्या बताओ कौन सा पूछना है। वन क्या है? मोड एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो मोड एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, एफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव के लिए 0, 1 से बड़े के लिए देखो, 1 से बड़े के लिए अगर एफ एक्स 1 से बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। मोड एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा।
कौन से ऑप्शन में 1 से बड़े के लिए 0 आ रहा है? डी, टिक कर दो बस। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिर 7 में बता देता हूँ फिर। भाई जब 9 दोबारा बताऊंगा, 1 दोबारा बताऊंगा, तो 7 भी दोबारा बता देता हूँ, उसमें क्या है ना, पूछ लो दोबारा और ये है। 7 में क्या है, पी ए पी बी पी सी पी डी चारों दे रखे हैं। इसका मतलब पी एक्स एक पोलिनोमल है, तो पी एक्स -3 के रूट लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी, क्योंकि चारों पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब इसका मतलब मैं अगर पी ई की बात करूं तो p-3 कितना हो जाएगा, e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी और e माइनस डी। p कितना दे रखा है, 5। अब ये यहाँ पे 4 फैक्टर दे दिए, इनका प्रोडक्ट क्या है, 5 2। अब ये 4 फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 2 दे रखा है, 2। अब लेकिन ये सारे इंटीजर हैं, अब इसका प्रोडक्ट 2 का तो केवल एक ही ऑप्शन है, और तो कुछ है नहीं कि 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाए या माइनस हो जाए, है ना, या तो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए। लेकिन अगर जो भी होगा, कम से कम 2 फैक्टर सेम करने पड़ेंगे इसमें, कम से कम 2 फैक्टर क्या करने पड़ेंगे, सेम। वो हो ही नहीं सकते क्योंकि ए बी सी डी सब डिफरेंट है, तो ये जो फैक्टर आएंगे वो सेम कैसे आ जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। और फैक्टर सेम नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये वो सवाल है, x+1 से डिवाइड हो रहा है, और x+1 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वो आ जाएगा a-2b+c। अब a-2b+c 0 है, इसका मतलब abc ap में आ गए। तो ये वो सवाल है कि अगर हमें 3 नंबर एपी में चाहिए, तो या तो हम 2 इवन नंबर सेलेक्ट करते हैं या फिर 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो टोटल 2002 है, तो 1001 इवन में से 2 सेलेक्ट कर लो, या 1001 ऑड में से 2 सेलेक्ट कर लो, या तो 2 इवन में से 2 ले लिए या फिर ऑड में से 2 ले लिए। लेकिन इसमें ए और सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है ये, तो ए और सी को इंटरचेंज करेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए 2 मल्टीप्लाई और कर देंगे। ए और सी को इंटरचेंज करेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए 2 मल्टीप्लाई और कर देंगे। अच्छा, हो गया ये, यही थी बस डीपीपी, और कुछ था, बस डीपीपी थी। चलो, तो इसके बाद आ जाओ क्लास नोट्स में आ जाओ। क्या चल रहा था अपना, पीरियड के क्वेश्चन करने थे, फंडामेंटल पीरियड वाले करने थे शायद। भाई हमने पढ़ लिया था कि जो प्रॉपर्टी से पीरियड निकलता है वो वन ऑफ द पीरियड होता है, वो फंडामेंटल पीरियड हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो तो क्वेश्चन लिख रहे थे अपन, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग।
देखो तीन लिखता हूँ, पहला लिखता हूँ y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स। दूसरा एक सवाल लेते हैं हम y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा एक ले लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब हमें देखना है इसमें वही चीज कि क्या इवन नोड का क्या स्टेटस है, क्या नहीं है। चलो, तो फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से इसका वन ऑफ द पीरियड 2 पाई लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी से इसका वन ऑफ द पीरियड कितना लिख सकता हूं? 2 पाई। अब 2 पाई इसका पीरियड है, इसका मतलब इससे बड़ा तो फंडामेंटल नहीं होगा, इससे बड़ा तो फंडामेंटल नहीं होगा, तो इससे छोटा जरूर हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड चलो बताओ। हो सकता है 2 पाई हो सकता है 2 पाई/2 हो, 2 पाई/4 हो, इस तरह का कुछ भी इसका क्या हो सकता है? फंडामेंटल पीरियड। क्योंकि ऐसे समझो, अगर किसी फंक्शन का पीरियड होता 2 पाई/3 तो 2 पाई भी तो उसका पीरियड होता, या अगर किसी का पीरियड होता पाई तो 2 पाई भी उसका पीरियड होता। तो जैसे हम पीरियड में ऐसे करते थे कि भाई पाई पीरियड है तो उसके इंटीजर मल्टीपल 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सब उसके क्या होते थे? पीरियड। तो प्रॉपर्टी से जो वन ऑफ द पीरियड निकलेगा या तो वो फंडामेंटल होगा या उसके इंटीजर डिविजल जो होंगे उनमें से कोई उसका फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। अब इसको चेक करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता, इसको चेक करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो ना जल्दी परपेंडिकुलर होगा भाई। आप 2 पाई के बाद मैं अगला चेक किस पे करूंगा? पाई पे। इस पे चेक करता हूं। तो चेक पाई पे कैसे चेक करूंगा? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालू। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पाई मैं निकालता हूं कॉस एक्स प्लस पाई, और कॉस एक्स प्लस पाई कितना हो गया? साइन कॉस एक्स प्लस पाई कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। साइन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस के साइन कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये तो माइनस के एफ एक्स आ गया, ये तो किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ पाई इज नॉट पीरियड, पाई तो पीरियड नहीं है। आप चाहो तो आगे भी चेक करते हो, अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई/3 तो वो भी तो एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा। देखो आएगा क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि साइन कॉस तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये कोई भी बराबर नहीं आएंगे, और ये कोई भी बराबर नहीं आएंगे तो फिर मैं फाइनली लिख सकता हूं देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई इज फंडामेंटल पीरियड। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि क्या इससे छोटा कुछ आ सकता था? अगर आ सकता था तो ठीक, नहीं आया तो ये कंफर्म हो गया कि 2 पाई इसका क्या है? फंडामेंटल पीरियड है। एक सवाल और समझेंगे फिर करेंगे। अब मान लीजिए मैं इस सवाल पे आता हूं, तो फिर वही बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से तो एक पीरियड इसका भी कितना आ रहा है? 2 पाई। तो फंडामेंटल पीरियड में भी कितना हो जाएगा? 2 पाई, 2 पाई/3, 2 पाई/4 इस तरह का ही कोई फंडामेंटल पीरियड होगा। अब मैं वही चेक करूंगा, और कोई अल्टरनेट मेरे पास होता ही नहीं है। सबसे पहले मैं पाई पे चेक कर लेता हूं। तो पाई पे चेक करूं तो मैं एक कम लिखा मैंने, कोई बात है ना। पाई पे चेक करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इसका मतलब साइन एक्स प्लस पाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा? माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि ये तो एफ एक्स आ गया। और ये एफ एक्स आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? पाई इज ऑल्सो पीरियड। भाई पाई भी इसका पीरियड है। अब पाई पीरियड आने से ये कंफर्म हुआ कि t इक्वल्स टू 2 पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। ये कंफर्म हो गया कि 2 पाई अब इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। किससे कंफर्म हुआ? पाई आने से। लेकिन पाई फंडामेंटल पीरियड है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। उससे छोटा हमें दिख गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लेकिन ये है, ये तो तब तय होगा जब इससे छोटे पे देख लेंगे। तो ये अभी तय नहीं हुआ कि ये फंडामेंटल पीरियड है। फिर चेक कर रहा हूं मैं,
एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाई 3। क्या ये एफ एक्स के बराबर आ पाएगा? नहीं। अब वो आपको ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा, भाई दिख ही रहा है कि यार इसमें x प्लस 2 पाई बाई 3 लिखेंगे तो वापिस साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी ना बन जाएगा। भाई पाई 2 पाई से तो वापिस बन जाता है, इससे थोड़ी ना बनेगा 2 पाई बाई 3 से। या अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 लिखोगे तो थोड़ी ना वापिस एफ एक्स बन जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये वापस नहीं बन पाएगा और इसके बाद ये वापस नहीं बन पाएगा। therefore t equals to पाई इज फंडामेंटल पीरियड। इसलिए अब हम कह देंगे कि क्या है, पाई फंडामेंटल पीरियड। अब ये दोनों लिखो, फिर तीसरे को करो, तब और क्लियर हो। उसके नेचुरल नंबर से डिवाइड करके कुछ भी लिख सकते हैं फंडामेंटल पीरियड में। 2 पाई है तो 2 पाई बाई 1, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4, इस तरह के डिविजन ही होंगे, कोई और क्या होगा। तो भाई दुनिया में अलग ही दिखे, साइन कोस और पीरियड 1 आ जाएगा, माल है तो भी। क्या 2 पाई? बाकी सब पे चेक कर लिया था ने? पाई नहीं आ रहा, फिर तो तुझे ये भी नहीं आता साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा? और कोस पाई प्लस थीटा? आता है यार तुझे तो। फिर क्या मोड नहीं दिख रहा क्या?
π/2 इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा, इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा π/2। भाई देखो प्रॉपर्टी से तो वही अंदर वाले फंक्शन से देखेंगे, तो प्रॉपर्टी से तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 2π। अब 2π आ गया तो वही फंडामेंटल पीरियड में भी है ना, कितना हो सकता है 2π, 2π/3, 2π/4, 2π/5, इन पे देखना पड़ेगा। अब आप समझो आप चेक करोगे किस पे, x प्लस पाई पे चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ x प्लस पाई कितना होगा, मॉड साइन x प्लस पाई प्लस मॉड कॉस x प्लस पाई। अब जो कि मॉड लगा हुआ है तो माइनस का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। तो ये तो fx ही तो आ गया, fx आ गया, इसका मतलब देयरफॉर t इक्वल्स टू पाई इज आल्सो पीरियड, ये भी पीरियड है। इसका मतलब t इक्वल्स टू 2π इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। अच्छा पाई है, जैसे मान लो पाई आ गया, तो अब आपको 2π/3 पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे π/2 पे ही चेक कर लो, क्योंकि पाई है तो पाई से 2π/3 तो बन नहीं सकता, तो आप सीधे किस पे चेक कर लो, π/2 पे ही चेक कर लो। तो अगर अब आप f ऑफ x प्लस π/2 चेक करोगे तो कितना आएगा, f ऑफ x प्लस π/2 चेक करोगे तो कितना आएगा, मॉड साइन x प्लस π/2 प्लस मॉड कॉस x प्लस π/2। तो ये तो तुम्हारा कॉस बन गया और ये साइन बन गया, तो ये तो वापिस fx बन गया। इसका मतलब t इक्वल्स टू π/2 इज आल्सो पीरियड, π/2 भी पीरियड होगा। तो इसका मतलब पाई तो फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। लेकिन फिर जब तुम π/4 पे चेक करोगे तो ये fx के बराबर नहीं आएगा, π/4 पे थोड़ी ना आएगा। तो बस फाइनली π/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। π/2 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। π/2 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। F देखना। अच्छा ये नियम किसने सिखाया, मैंने सिखाया क्या, ऐसा कोई नियम हमने सिखाया, बस खत्म बात। भाई जो हमने सिखाया वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी कहीं मान लो ये सवाल तेरे मन में पेपर में आ जाता तो जवाब कैसे ढूंढता, क्या सर ने ऐसे कराया, नहीं नहीं ले सकते। चलो भाई हो गए, तीनों हटा दूं, क्लियर है बात। फंडामेंटल पीरियड निकालने का प्रोसेस, प्रॉपर्टी से वन ऑफ द पीरियड मिलेगा, चेक करने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। जो घर बैठे हैं उनको क्लियर है, एक बार यस और नो में बोले फटाफट। चलिए ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं एक और सवाल पे, फिर कुछ फंक्शन लिखते हूँ, उनके हमें पीरियड निकालना है, या क्वेश्चन लिखो, ये भी अच्छा सवाल है। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर पीरियोडिक और नॉट, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर पीरियोडिक और नॉट, if periodic then find period, check whether the following function are periodic or not, if periodic then find period, check whether the following function are periodic or not, if periodic then find period। हमें चेक करना, check whether the following function are periodic or not, if periodic then find period।
तीन सवाल लिखता हूं फिर। y इक्वल्स टू cos ऑफ x माइनस साइन x, y इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और थर्ड y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये सवाल थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसे ये उस प्रॉपर्टी की बात की थी, जैसे मैंने कहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने बताया था कि भाई कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक होता है तो उस कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड क्या होता है, वो अंदर वाले का पीरियड होता है। अब यहाँ जो तीनों अंदर वाले फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। x माइनस साइन x नॉन पीरियोडिक है, बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉन पीरियोडिक है, एक्स स्क्वायर नॉन पीरियोडिक है। तो यहाँ जो तीनों फंक्शन है अंदर, वो तीनों क्या है, नॉन पीरियोडिक। अब इस सवाल के जरिए मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो जो कंप्लीट फंक्शन है वो पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो हमने जो रिजल्ट लिखा था वो वन साइडेड था कि अगर अंदर वाले का पीरियड टी है तो उस पूरे कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड कितना होता है, टी। लेकिन अंदर वाला पीरियोडिक है नहीं है ना, तो फिर पूरा कंपोजिट क्या होगा इसके बारे में हम बिना निकाले कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। एक बाद में लिख दो, हेयर इनसाइड फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, हेयर इनसाइड फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, ताकि तुम्हारे दिमाग में कहानी आ जाएगी पूरी। हेयर इनसाइड फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, ये तीनों सवालों में अंदर वाला जो फंक्शन है हेयर इनसाइड फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, तीनों में जो अंदर वाला फंक्शन क्या है वो नॉन पीरियोडिक है ना। तो पीरियोडिक है तब तो पूरा क्या होता है, पीरियोडिक। अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है फिर कुछ भी हो सकता है, इस सवाल पे डिपेंड करेगा जो हम कर रहे हैं। सुनना सब। जैसे मैं पहले वाले सवाल को लूं, तो इस पहले वाले सवाल में अभी तो मेरे पास क्या, कैसे देख सकता हूँ इसको, तो ये कह रहा है कि पीरियोडिक होना नहीं होना देखना है, तो क्या डोमेन से कुछ मदद मिलेगी ना, डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, डोमेन से तो मदद कब मिलती, जब माइनस इनफाइनाइट नहीं जा रहा होता, प्लस इनफाइनाइट नहीं जा रहा होता, नहीं मिलेगी। क्या डीवाई बाई डी एक्स से कोई मदद मिलेगी, नहीं, क्योंकि आप समझे इसका डीवाई बाई डी एक्स साइन का कॉस, कॉस का साइन आएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसका मतलब वो जो दो शुरुआत के अप्रोच लिखी उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। तो और अब कैसे इसको मैं बताऊं कि ये पीरियोडिक है या नहीं, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी 1 मदद नहीं कर रही, 2 मदद नहीं कर रही, 4 नहीं कर रही, 3 तो लगनी नहीं है इसमें। तो अब अभी इस सवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इसमें मैं एक स्टेप सोल्व कर लूं, ये क्या लिखा है, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी कितना होता है, cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर मैं इसको एक स्टेप सोल्व कर लूं तो बस काम हो जाता है। अब मैं जानता हूं इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई और इसका पीरियड 2 पाई, तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं क्या है, पीरियोडिक है, और इसका वन ऑफ द पीरियड कितना है, 2 पाई। लिख दो पीरियोडिक वन ऑफ द पीरियड 2 पाई। तो कहीं ना कहीं मैंने cos ab का फॉर्मूला लगा दिया और उससे ये ऑब्जर्व करके बता दिया कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक, पीरियोडिक वन ऑफ द पीरियड 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन है और वन ऑफ द पीरियड कितना है, 2 पाई। लगा सर हाँ सर ये जो कॉस के अंदर जैसे x माइनस साइन एक्स लिखा है, अगर मैं x माइनस साइन एक्स को जैसे थीटा से रिप्लेस कर दूं तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, तुम कह सकते हैं कि पीरियोडिक है फिर। हाँ सर मैं कह रहा हूँ ये जो अंदर x माइनस साइन एक्स लिखा है, अच्छा, अगर मैं इसको किसी थीटा से रिप्लेस कर दूं वेरिएबल क्यों, से तो कॉस थीटा आ जाएगा, वो पीरियोडिक है फंक्शन। थीटा नॉन पीरियोडिक अच्छा, है। ये तो नया कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इसको भी कर दो थीटा से रिप्लेस, फिर एक्स स्क्वायर को भी, एक्स स्क्वायर को भी थीटा से रिप्लेस कर दो फिर, है ये भी थीटा नॉन पीरियोडिक है पीरियोडिक है तो होगा ही नहीं, बेटी, हाँ कर दो क्या थीटा इसको नॉन भी, पीरियोडिक हो जाएगा। पर्टिकुलर। तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे
हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ सबको थीटा से रिप्लेस कर दे फिर आगे बढ़े। कहाँ गया? सर यस सर। हाँ, नहीं करे ना? नहीं सर। ठीक है, तो फिर चलो नहीं करते हैं। हो गया, तो ये क्या आ गया, पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। अब जो दूसरा सवाल है उसको देखो। अब इसमें तो मैं ऐसा भी कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता। तो अब जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो सिवाय डेफिनेशन के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो। डेफिनेशन में दो ही चीजें, या तो ग्राफ या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, दो ही अल्टरनेट है। तो चलो मैं इसको ग्राफ से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका क्या बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ। ग्राफ बना सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आसान सा है, कोई बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर x 0 से 1 जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 0। ये 1 कौन कर रहा है? एक छोटी सी आवाज बनाई थी ना। साइन 0 कितना आएगा, 0। अगर x 1 से 2 जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, साइन पाई बाई 2 1। अगर मैं 2 से 3 जाऊंगा तो 2, साइन पाई कितना, 0। साइन पाई कितना, 0। फिर कितना आएगा, -1, फिर 0, फिर 1। इस तरह की वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा, ये 4 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। देखो 4 के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो 0 to 4 के बाद ये सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसका पीरियड कितना होगा, 4। एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका पीरियड कितना होगा, 4। तो मैंने ग्राफ बना लिया, आसानी से इसको डिफाइन किया और डिफाइन करके इसका ग्राफ बनाया, और ग्राफ से डिसाइड हो गया कि पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, 4। क्या हो गया? अब तो किसी को थोड़ी सी खांसी भी आ जाए तो डर लगने लगता है ना। अब इसके बाद तीसरे सवाल पे आते हैं। तीनों अलग अलग तरीके से सोचे गए, सोल्व किए गए सवाल हैं। चलो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी और इसमें ग्राफ भी नहीं बनेगा क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर पे साइन लगने के बाद क्या होता है अपने को नहीं पता है ना, तो इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। तो अब इसमें बाकी कुछ भी नहीं लगेगा, डी बाई बाई डी एक्स, ग्राफ, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो फिर क्या है, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में भी ग्राफ से नहीं बना तो फिर कौन सी डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, फिर आखिरी ऑप्शन वही है। तो फिर मैं इसको उसी से सोल्व करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, देखता हूँ क्या आता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का मतलब साइन एक्स प्लस टी का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो x प्लस टी का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2t। अच्छा पहले जनरलाइज लिख लूं मैं। तो ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब कोई सी भी पर्टिकुलर वैल्यू लेके देख लो, जैसे 0 के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2tx प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो t की दो वैल्यू आ रही है, 0 और -2x। क्या इनमें से कोई पीरियड हो सकता है, नहीं भाई। पीरियड तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, पीरियड तो एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है। एक तो 0 आ रहा है और एक -2x आ रहा है, ये तो वेरिएबल आया है ना, ये तो क्या आया, वेरिएबल आया।
ये पीरियड कब होता, जब टी की वैल्यू ऐसी कुछ निकल के आ जाती 2, 1/2, 3.4, इस तरह की कोई पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आता, तो फिर हम कह देते हैं कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। तो यहां तक लिखो, फिर मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। अब नीचे एक लाइन लिखो, रुको, लिखें। चलो इसके बाद लिखो, फिर नीचे लिखो एक लाइन, इफ f of x plus t equals to fx, if f of, इधर देख के ये वाली चीज, if f of x plus t equals to fx, if f of x plus t equals to fx gives positive value of t, if f of x plus t equals to fx gives positive value of t, gives positive value of t which is independent of x, gives positive value of t which is independent of x, gives positive value of t which is independent of x, gives positive value of t which is independent of x, then function is periodic, which is independent of x, then function is periodic, otherwise non-periodic. If f of x plus t equals to fx gives positive value of t which is independent of x, gives positive value of t which is independent of x, then function is periodic, otherwise non-periodic. तो फंक्शन periodic होगा, otherwise non-periodic होगा। तो ये फंक्शन क्या है, non-periodic। ठीक, ये अपने पास periodic से रिलेटेड सवाल थे जो अपने को करने थे। तो जो नॉर्मल सवाल बनते हैं पीरियोडिक के, वो इसी तरह के तो जो पढ़ने किए थे। अब मैं 2 सवाल लिख देता हूं जिन पे तुम विचार कर सकते हो, है ना, इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन fx, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन fx which satisfying the relation, which satisfy the relation, we satisfy the relation f of x plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6, f of x plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6। और एक सवाल और लिखे, ये थोड़ा सा EOT, find range of fog x f of gx, range of fog x f of gx where fx है आपके पास 1/1 plus x square, fx है 1/1 plus x square, और gx लिखा हुआ है बेटा sin pi x plus cos pi
1 minus 2 greatest integer x upon 2 cos pi 1 minus 2 greatest integer x upon 2 plus 8 fractional part x by 2 plus 8 fractional part x by 2. Sin pi x plus cos pi 1 minus 2 greatest integer x upon 2 8 cos fractional part x by 2. ये दो सवाल हैं जिनके बारे में तुम विचार कर सकते हो। इन्हें हम कहाँ डिस्कस करेंगे? कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन इसमें आ जाओ। इसमें लिखो y इक्वल्स टू f of x a to b is a bijective function if y equals to f of x a to b is a bijective function if y equals to fx a to b is a bijective function then there exists always a unique bijective function x equals to gy b to a. Unique bijective function x equals to gy b to a is present if y equals to fx a to b is a bijective function, then there exists always a unique bijective function x equals to gy b to a is present such that ab belongs to f and ba belongs to, अगर ab b को belong कर रहा है तो ba किसको belong करेगा? g को, such that ab belongs to f और ba belongs to g. fx and gx are called inverse of each other. fx and gx are called inverse of each other. Then fx and gx are called inverse of each other. Y equals to fx a to b is a bijective function, then there exists always a unique bijective function x equals to gy b to a is present such that अगर ab belongs to f तो b belongs to g. Then fx and gx are called inverse of each other. fx and gx are called inverse of each other, है ना। और रिप्रेजेंटेशन में आप ले लीजिए भाई, आप चाहे तो f इनवर्स x बराबर gx लिख दीजिए, या आप चाहे तो g इनवर्स x बराबर fx लिख दीजिए, या आप चाहे तो ये वही चीज हो जाएगी कि इनवर्स का इनवर्स वापस क्या हो जाएगा? f, वही वाली चीज। अब इसमें जो एक काम की बात आती है वो ये कि ये इनवर्स केवल उसी का डिफाइन होता है जो फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव। और एक बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स डिफाइन होता है वो यूनिक होता है और वो खुद भी क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। अब ये बाइजेक्टिव क्यों होता है? बहुत सीधे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो जी कोई ये फंक्शन है a to b, है ना, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, अगर ये a to b फंक्शन है तो ये तो 1 1 on 2 है, ये तो 1 1 on 2 है ना। तो अगर ये 1 1 on 2 है तो इसमें तो क्या होगा? आप a to b डिफाइन कर सकते हैं इसको, और b to a भी फंक्शन होगा ना। अगर मैं जैसे a to b के लिए फंक्शन है तो क्या देखता हूं? अगर a to b के लिए मैं फंक्शन देखता हूं, क्या चीज देखता हूं? तो a to b के लिए मैं देखता हूं कि भाई कोई भी x खाली ना रहे और एक x एक ही y से जुड़े।
तो जब मैं B2A फंक्शन देखूंगा तब भी तो यही चीज देखूंगा कि भाई कोई भी y खाली ना रहे और एक y 2x से ना जुड़े। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब ये 1 1 होगा। तो इस केस में ये भी डिफाइन होगा और ये भी डिफाइन होगा। लेकिन समझो कोई ऐसा केस में बना देता A to B, ये मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ x1 x2 x3 और y1 y2 y3, और अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई B2A जाओ इसमें, ये इस तरह का फंक्शन है मान लो, तो मैं A to B तो जा सकता था, B2A नहीं जा सकता था। क्योंकि ये अगर मेनी वन इनटू टाइप का फंक्शन हुआ सोचो, तो यहाँ पे कोई खाली रहेगा। इनटू फंक्शन बनने का मतलब क्या है? यहाँ कुछ खाली रहेगा। तो जब मैं इधर से इधर इमेज की बात करूंगा तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। या अगर मैंने कहा कि भाई मेनी वन फंक्शन है, तो अगर इधर से इधर मेनी वन है, तो जब इधर से इधर की बात करूंगा तो एक वाई कितने एक्स से जुड़ा हुआ होगा? तो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। तो अगर मेनी वन इनटू टाइप का हुआ तो फिर जब y2x डिफाइन करेंगे तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि y2x में y या तो खाली रह जाएगा या दो दूर से जुड़ जाएगा। इस वजह से अगर मैं चाहता हूं कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करें तो मुझे फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? बाइसेक्टिव। और अगर मैंने बाइसेक्टिव फंक्शन लिखा तो हमेशा y2b भी डिफाइन होगा ही होगा एक फंक्शन, और ये एक ही फंक्शन होगा, ऐसे एक से ज्यादा तो होंगे नहीं। बस तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर हम कोई 1 1 फंक्शन लेंगे जो A2 भी डिफाइन है, तो तय है कि एक फंक्शन ऐसा प्रेजेंट रहेगा जो कहां से डिफाइन हो जाएगा? B2A, और ये एक यूनिक होगा और बाइसेक्टिव होगा। ये इस वजह से ये बाउंडेशन दी गई है। हो गया? हटा दो बोर्ड पे से इसको, ऊपर ऊपर वाले को हटा। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने ले लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स। कौन सा फंक्शन ले लिया? y इक्वल्स टू साइन एक्स। r टू r कोई फंक्शन ले लिया, तो क्या अभी मैं इसका इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं? तू बड़ा टैलेंटेड है, क्वेश्चन लिखते तेरा आंसर आ जाता है, अता पता कुछ रहता नहीं है तेरे। कैसे लिख सकते हैं? धन्यवाद। आपने चेक किया क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये ऑन टू है? कुछ चेक नहीं किया, बस बोल दिया। पहले चेक करना पड़ेगा ना कौन सा फंक्शन है ये। पहले बताओ 1 1 मेनी वन में से कौन सा है? मैनी वन। और ऑन टू इंटू में से कौन सा है? इंटू। ऑन टू इंटू कैसे चेक करते हैं? रेंज कोडोमेन से। इसकी रेंज कितनी है? कोडोमेन कितनी है? तो छोटी है। तो क्या है? मेनी वन इंटू है। तो अभी इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। क्या अब इसका अगर इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कर सकते हैं? ये देखो यस सर बोल दिया। अरे कहाँ से कर सकते हैं? अभी तो ये मेनी वन तो रहेगा, ये तो मैंने ऑन टू बनाया है इसको।
मेनी वन तो अभी भी है, नहीं है क्या? जब तक साइन एक्स का ग्राफ पूरा बन रहा है तो मेनी वन तो रहेगा ये। 1 1 बनाऊंगा तब फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ यार इसका इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता, -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1, मतलब मैं कह देता सिर्फ यहां से यहां मैं ही फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो अब ये 1 1 हो जाता, अब ये 1 1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब बाइसेक्टिव हो जाएगा, और बाइसेक्टिव हो गया इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स निकालना बहुत आसान है, बस आपको y को, x को किसके टर्म्स में ले आना होगा, x को इन टर्म्स ऑफ क्या लाना होता है, y। तो ये जो होता है ये अपना gy, ये मतलब आप x बराबर gy लिया है इसको। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई gx लिखो तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x ही तो लिखोगे। अब gx बोल दें या f इनवर्स x बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उल्टा हो जाएगा, रेंज कोडोमेन डोमेन रेंज बन जाएगी। ये इस तरह इसका इनवर्स आया। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए पहले जरूरी है कि फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू, फिर इनवर्स तो आसानी से आ जाता है। हाँ, हम्म, अगले फिर से क्यों चेक करेंगे। अब जब ये 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स अभी क्या लिखा अपन ने कि फंक्शन बाइसेक्टिव है, तो उसका इनवर्स तो हमेशा क्या रहेगा, बाइसेक्टिव। जब तक इसके बाइसेक्टिव होने के बारे में पता नहीं, इनवर्स आएगा नहीं, और ये बाइसेक्टिव है तो इनवर्स आ जाएगा, और वो जो आएगा वो बाइसेक्टिव होगा ही सही। तो वापस उसका इनवर्स निकालते रहो, दिन भर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के बाइसेक्टिव हैं। चलो, तो ये तो अपन ने, चलो क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन लिखो, इफ पॉसिबल then find inverse of y equals to 2x plus 3, 0 से 1 से लेके 3 to 5। if possible then inverse of y equals to 2x plus 3, if possible then find inverse of y equals to 2x plus 3, 0 to 1 से लेके 3 to 5। if possible then find inverse of y equals to 2x plus 3, 0 to 1 to 3 to 5। अब देखो ये कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स, है ना। तो अब इसका मतलब पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। अब ये तो आसान सा फंक्शन है ना, हाँ आप किसी से भी चेक कर लो, और कुछ नहीं तो लो भाई ग्राफ से भी चेक कर लो, तो कौन मना कर रहा है। इतना सा तो बना ही सकते हैं अपन कि भाई इसका ग्राफ क्या बनेगा, 0 पे वैल्यू कितनी होगी 3, और 1 पे कितनी होगी 5, ये 1 पे 5 ये बनेगा। और देख सकते हैं रेंज को डोमेन के बराबर है, सब कुछ है ना। तो ये आसान सा है, देख पा रहे हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, यस। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, यस। अब इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, इनवर्स निकालने का मतलब कोई बहुत ज्यादा काम करना ही नहीं है अपने को। ये 0 to 1 से लेके लिखा है 3 to 5,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 3, x बराबर हो गया y माइनस 3/2। तो आपने x बराबर क्या लिया है gy, तो ये gy हो गया आपका। तो ये gy हो गया तो gx कितना होगा x माइनस 3/2, यही gx मेरा f इनवर्स x होता है। बस ये आंसर आ गया। और क्या करना बचा, उल्टा लिख देते हैं, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन, ये आंसर है। डोमेन रेंज हो गई, रेंज डोमेन हो गई। आ गया। चलो अगला सवाल लिखते हैं। एफ ए टू बी इज डिफाइंड एज, एफ ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2/x-3। ए है मेरे पास r-3 और बी है मेरे पास r-3। ए और बी दोनों कितने हैं r-3 और r-3 है ना। शो दैट हमें शो क्या करना है, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। पहले तो आप ये शो करो कि ये बाइजेक्टिव, मतलब आपको बताना है कि 1-1 है और ऑन टू है ना। फिर हम अगर 1-1 ऑन टू शो हो जाएगा, 1-1 ऑन टू जैसे भी सीखा करो, शो करो, कैसे करोगे बताना है कि 1-1 है ऑन टू। और फिर कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स पे निकालना है। पहले तो बताओ 1-1 कैसे चेक कर रहे हो, ग्राफ से और कोई तरीका, काउंटर एग्जांपल से। अच्छा 1-1 चेक हो जाता है उससे। वन वन कैसे चेक करोगे इसका, घर बैठे में से कोई बताना चाहे इसका 1-1 कैसे चेक करें। सर मैं बताऊं? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ बताओ ना। सर ये लीनियर बाय लीनियर है, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओहो सर तो उसके अलावा कोई आसान सा बता दो ना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बता दी। से x1 x2 हाँ
fx1 बराबर fx2 को सोल्व करने से अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है 1 1, ऐसा हमने पढ़ा। उससे करो, है ना, तो उससे कर लेते हैं ना, आसान सी चीज हमने पढ़ रखी है 1 1 के लिए। मैं fx1 बराबर fx2 को हल करता हूँ, करो दिखा क्या इससे x1 बराबर x2 आता है। अगर आ गया तो 1 1, नहीं आया तो फिर कुछ और करो, इससे करके देखो क्या ये 1 1 आ रहा है। गया fx1 बराबर fx2 आ गया, आ गया सबका कि ये भी नहीं आया, आ गया ना सबका। fx1 बराबर fx2 आ रहा है, सिंप्लीफाई करके, है ना। तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। फिर ऑन टू कैसे चेक करें, ऐसे बोर्ड में करना होगा ना, पूरा लिख के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। 1 1 तो आ गया, ये क्लियर है सबका, है ना, 1 1 आ रहा है ये, है ना। अब ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कौन सी अप्रोच लगा दूंगा, अप्रोच रेंज निकालने की अप्रोच लगा देता हूँ 4। अपने पढ़ा था y बराबर एफ एक्स को x बराबर जी वाई में कन्वर्ट करने वाली, क्योंकि उससे फायदा क्या है, क्योंकि फाइनली मुझे इनवर्स फंक्शन भी तो निकालना है, तो मैं उसी से निकाल लेता हूँ। तो ये y बराबर लिखा हुआ है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो x बराबर y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 2, तो x आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। ये वो आ गया ना x इक्वल्स टू जी वाई, है ना। तो अब मुझे चाहिए डोमेन ऑफ g कितनी होगी, y माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, या मैं y बिलोंग्स टू r माइनस 3 भी तो लिख सकता हूं। तो ये जो है ये क्या है, ये रेंज ऑफ क्या होगी f, और ये रेंज ऑफ है बेसिकली इसकी कोडोमेन ही तो होगी। देखो कोडोमेन यही तो दे रखी है b, कोडोमेन भी यही तो दे रखी है r माइनस 3। इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू हो गया, 1 1 आ गया, ऑन टू हो गया। अब इनवर्स तो अपन लिख ही सकते हैं, ये x बराबर जी वाई तो निकला हुआ रखा है ही सही। तो अगर इनवर्स लिखना है तो इनवर्स लिखना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो निकला हुआ रखा है। तो जो gx मेरा इनवर्स होगा कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, कहां से कहां तक b2 a तक, b2 a तक। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन भी बनती है, ये भी कई बार सवालों में काम आ जाती है। देखो ध्यान से समझो, जैसे अभी अपन ने जब ये वाला सवाल वहां पे किया था तो मैंने ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेके किया था, है ना।
हाँ, लेकिन यहां तुम देखो कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वही उसका इनवर्स निकल के आया, जो फंक्शन है वही उसका क्या निकल के आया है, इनवर्स निकल के आया है। तो अगर ये इस तरह का सवाल होगा ना, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, और इसमें अगर d बराबर माइनस ए है, क्या है, d बराबर माइनस ए है, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स दोनों सेम आते हैं। कब आएंगे लेकिन, जब d बराबर कितना होगा, माइनस ए। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स दोनों सेम आएंगे, मैं ऐसे भी कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स। लेकिन ये तभी आएगा जब क्या होगा, d बराबर माइनस है, ये d बराबर माइनस है, ये ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो d बराबर माइनस है या मैं a बराबर माइनस डी हुआ, तो आपका फंक्शन और इनवर्स क्या आएगा, सेम, अदरवाइज फिर नहीं आएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन है, कई बार सवाल बना देते हैं इस पे भी डायरेक्ट। एक और सवाल लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस इनफाइनाइट से वन से लेके a इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, is an invertible function, then find a and f inverse. Invertible function, then find a and f inverse. Why fx equals to minus infinite से 1 to a is a invertible function, then find a and f inverse. इन्वर्टिबल का मतलब वही जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे वो इन्वर्टिबल, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे वो इन्वर्टिबल नहीं है ना, कोई नया वर्ड नहीं है, मीनिंग सेम है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल है इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्वर्टिबल है इसका मतलब बाइजेक्टिव भी है ना, सीधी सी बात है ना भाई। अब ऐसे समझो कि इसने कहा कि ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स बाइजेक्टिव है, और क्या है ना, और बाइजेक्टिव है तो ऑन टू भी होगा। ऑन टू पे इसलिए पहुंच रहा हूं मैं क्योंकि मुझे ए निकालना है, ए किसमें दी हुई है, कोडोमेन में, और अगर ऑन टू है तो कोडोमेन किसके बराबर होगी, रेंज के, इसलिए मैं ऑन टू पे पहुंच रहा हूं, क्योंकि उसने कहा ए निकालो, ए मतलब कोडोमेन निकालो, और कोडोमेन तो रेंज से आएगी, रेंज ऑन टू से आएगी, इसलिए मैंने समझा कि भाई इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट मतलब एफ एक्स बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू, और ऑन टू है के बराबर हो जाएगी रेंज। अब कोडोमेन तो तुम्हारी ए है, और अच्छा रेंज क्या हो जाएगी, ये कौन सा फंक्शन है इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लें, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा अपने को, उससे पता लगेगा कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, माइनस इनफाइनाइट से वन है, एफ डैश एक्स क्या है, टू एक्स माइनस थ्री है, लेस देन जीरो होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल लेस देन जीरो का, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से वन, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डिक्रीजिंग है तो रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वन टू एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट, मिनिमम पे मैक्सिमम, मैक्सिमम पे मिनिमम, आसान सी चीज है, याद रख रखी है अपन ने। तो एफ ऑफ वन कितना होगा, माइनस टू से इनफाइनाइट, माइनस टू आ जाएगा, देखो वन डालेंगे
एक काम तो कर दिया मैंने। क्या कर दिया भाई, उसने कहा था ए निकालना है, तो मैंने भी अपनी तरफ से काम कर करा के क्या निकाल दिया, ए निकाल के दे दिया भाई, ये लो ए तो निकाल दिया। एक काम और बच रहा है इनवर्स वाला, वो निकालते हैं, पहले ए लिख लो। हो गया। अब देखो हटा दो, ये आधा पार्ट तो हो गया, अब हमें इनवर्स निकालना है ना। चलो अब इनवर्स निकालने वाली मेथड करते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, ये y दे दिया अपने को, है ना, ये कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 से लेके 2 से इनफाइनाइट, -2 से इनफाइनाइट, यही है ना। चलो अब कैसे निकाले, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, सीधा चार्य लगा दे, b² -4ac/2a, ये क्या आ गया तुम्हारा, gy आ गया। अब लेकिन गड़बड़ है एक चीज इसमें, क्या गड़बड़ है कि भाई gx जो आ रहा है वो तो 2 आ रहा है भाई, अगर मैं कहूं ये तो दो दो फंक्शन आ गए, और मैं जानता हूं कि इनवर्स तो एक ही आएगा, दो तो नहीं आ सकते, आएगा तो कितना, एक ही आएगा भाई, दो तो नहीं आ सकते। अब बताओ कौन सा लें और कौन सा ना लें, क्योंकि दो आ गए, दो तो नहीं आ सकते, आंसर आंसर तो कितना आएगा, एक ही आएगा भाई। अब कैसे आएगा बताओ, भाई दोनों तो नहीं आएंगे, एक आएगा, अब कौन सा आएगा ये हमें बताना है। अब ध्यान दो मेरी बात को, जैसे ये gx लिखा हुआ है तो ये -2 है, तो मैं g-2 निकालता हूं दोनों में, तो g-2 निकालो आप, तो यहां से कितना आएगा देखो, 3 + √9 - 8/2, तो 3 और 1 4, 2 आएगा। और अगर आप यहां से g(-2) निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, ये आएगा। 2 तो हो ही नहीं सकती g की वैल्यू, इसका मतलब ये वाला है। वैल्यू निकाल के देख ले किसी भी एक बाउंड्री पॉइंट पे, और उससे मुझे पता लग गया ये वाला नहीं होगा ना, क्योंकि g-2 2 आ रहा है, 2 तो आ ही नहीं सकता, g-2 तो माइनस इनफाइनाइट से 1 ही जा सकता है। चलो अब होमवर्क में लिख लें क्या करके आना है।
एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F3 F4 पार्ट सेकंड F1 to F4 पार्ट थर्ड E1 और F1 टू पार्ट सेकंड में कहां तक कर लिए अपन ने? टू पार्ट सेकंड में आई थिंक 11 तक करे होंगे अपन ने, 10 तक हुआ है ना, तो 11 to 15 ले लो इसमें। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड 11 to 15 ये होमवर्क में करके आना है।